हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक भाषण के लिए उन्होंने लिखा था, लेकिन वो भाषण दे नहीं पाते हैं। उसके बाद उसको वे किताब में अपने प्रकाशित कराते हैं। तो जो आपका चैप्टर है पहला, वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि श्रम विभाजन है क्या और वो जाति प्रथा से कैसे संबंधित है। और ये जो आपका लेसन है ये पूरी तरीके से अंबेडकर जी के जो विचार हैं उसी पर है, क्योंकि अंबेडकर जी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा है। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि श्रम विभाजन क्या है और जाति प्रथा क्या है। आप जब बहुत पहले आपने देखा होगा कि जब मनुष्य की शुरुआत होती है, मनुष्य के जीवन की शुरुआत होती है, तो एक आध्यात्मिक कहानी आपने सुना होगा, मनु और शत्रुपा की कहानी है। कहा जाता है कि हम सभी लोग उन्हीं की संतान है, मनु और शत्रुपा की, और वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। पहले भूमि का निर्माण होता है और वहीं से सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली गई। और आज आप देखते हैं कि कितनी भीषण आबादी है। अगर भारत की ही देखें तो बहुत ज्यादा आबादी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो उस समय कम जनसंख्या थी, धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ती लगी, जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो श्रम की आवश्यकता हुई लोगों को, या फिर एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर पाता है। जब आपके घर में 2 लोग हैं तो आप सारे खाना बना लेंगे। आप घर में देखते हैं आप 2 लोग हैं तो क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति या 3 लोग हैं तो वही सारा काम कर लेता है, चाहे घर के काम हो या फिर भोजन का काम हो, सारा काम कर लेते हैं। लेकिन अगर 10 लोग हैं तो उसको खाना बनाने में दिक्कत आएगी। कोई भी अगर एक व्यक्ति को खाना बनाने के लिए दे दिया जाए, अगर किसी के घर में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं और बाकी लोग बैठ के आराम करते रहे, तो उस व्यक्ति को तो दिक्कत आनी ही आनी है, उसका श्रम ज्यादा लगेगा। वही काम हुआ भारत में, या वही काम हुआ जब जनसंख्या का विस्फोट हुआ, जब जनसंख्या बढ़ने लगी तब। अगर आज आप देखते हैं, आप बाइक का यूज करते हैं, या फिर आप बाइक ही मान लीजिए, आप बाइक का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप देखते हैं बाइक जब आप खरीदने जाते हैं तो वो शोरूम में बिकती है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बाइक वहीं बनती है, उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग फैक्ट्री में बनते हैं, अलग अलग जगह पे उसका निर्माण होता है और फिर ले आके उसको एक ही में जोड़ा जाता है और फिर बाइक बनाई जाती है। या जो उसकी पेंटिंग का काम होता है, कार हो गई, बाइक हो गई, इन पे पेंटिंग अलग लोग करते हैं, दूसरा कोई जो पेंटिंग का काम करता है वो करता है, पार्ट्स जोड़ने का काम कोई और करता है। या फिर आप देखते हैं आपका टायर खराब हो जाता है तो वो किसी और जगह पे बनता है, उसको कहीं और से लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से वहीं पर बनता है, तो कोई भी पार्ट्स हो वहीं पर नहीं बनता है। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के काम क्या है, स्पेसिफिक रूप से अलग अलग हैं और हर व्यक्ति अपने काम में दक्ष होता है, ठीक है, कुशल होता है। जिसको जो काम दिया जाता है वो उस काम में कुशल होता है और वो वही काम सीखा होता है और वही काम वो करता है। इस तरह से जब काम ज्यादा हो गया, जैसे घर में जब काम ज्यादा हो गया, आप शादी ब्याह में देखते हैं तो एक ही व्यक्ति खाना नहीं बनाता या एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं करता, क्योंकि काम ज्यादा हो गए, जनसंख्या बढ़ गई, तो खाना बनाने के लिए 4 लोग और आ गए। वैसे ही काम हुआ हर काम में। जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों ने वस्तुओं का प्रयोग करना अधिक शुरू कर दिया, और जब वस्तुओं का प्रयोग अधिक हो गया तो लोगों ने क्या किया, श्रम को विभाजित कर दिया, मतलब हर व्यक्ति के काम को बांट दिया गया और वहीं से जाति प्रथा की शुरुआत हो जाती है। जब हर व्यक्ति के काम बढ़ गए तो लोगों ने क्या किया, अपने काम के हिसाब से या उनके काम के हिसाब से उनकी एक जाति बना दी गई और ये सेट कर दिया गया कि आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इसी काम को करने के लिए बाध्य है। जैसे पहले हमारे पास जनसंख्या नहीं थी तो हर व्यक्ति का जो उसके पास काम करता था, या फिर जो व्यक्ति था या जो घर था, परिवार था, वो अपना इंतजाम खुद ही कर लेता था कि उसको अनाज रखने के लिए कौन सी वस्तु चाहिए, पात्र चाहिए, क्या चाहिए, या फिर हल चाहिए, उसको लगभग लोग क्या है कि अपना जुगाड़ खुद ही कर लेते थे। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, बढ़ई की आवश्यकता पड़ी। एक विशेष व्यक्ति जो है, जो कि लकड़ी के कामों में दक्ष था, उसने क्या किया, बढ़ई का काम करना शुरू किया। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए, तो उनका वही काम हो गया। उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां, सुनार क्या हुए, स्वर्ण बनाना शुरू कर दिए, आभूषण बनाने शुरू कर दिए और उनका वही काम हो गया। उनकी आगे आने वाले जो बच्चे होंगे, जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी, वो भी उसी काम को करेंगी, चाहे वो काम उनका मन करता हो या फिर उनका मन नहीं करता हो, मतलब वो काम करने के लिए वो बाध्य थी। और अगर इसके पहले
ये जो समय चला जाति प्रथा का, इसके पहले आप देखिए तो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था। गांधी जी भी वर्ण व्यवस्था को मानते थे और जाति प्रथा को नहीं मानते थे। उसी तरह अंबेडकर जी भी जाति प्रथा को नहीं मानते थे। वर्ण व्यवस्था क्या है आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के वर्ण होते थे और इनका काम क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो अपने आप ही ब्राह्मण में चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कल को उसका बेटा हुआ और वो युद्ध का काम करने लगा, वह वो युद्ध में जाने लगा, ठीक है, देश की सेवा करने लगा, देश की रक्षा करने लगा, तो वो अपने आप क्षत्रिय में चला जाएगा। आज के समाज की तरह नहीं कि अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय का तो क्षत्रिय, वैश्य का है तो वैश्य ही है। उस समय लोग अपने काम के हिसाब से उनकी वर्ण व्यवस्था या उनका वर्ण जाना जाता था। जो काम कर रहा है वो उसी वर्ण में आ जाता था। ऐसा नहीं है कि वो जाति या वो हायरार्की बनी होती थी कि जो आपके पिता है वही आप भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आधुनिक समाज में क्या है कि जो हमारे पिता है, अगर हम ब्राह्मण है तो मतलब पिता ब्राह्मण है तो बच्चा अपने आप ब्राह्मण में आ जाता है। हाँ, उसका पेशा कुछ भी हो सकता है। फिर क्या हुआ, जब जाति व्यवस्था आई तो पेशा के लिए बाध्य हो गए। अब आधुनिक समय में धीरे धीरे इसको हटाते हटाते हम पेशे के लिए बाध्य नहीं है। सुनार का बेटा कोई दूसरा काम भी कर सकता है, बढ़ई का बेटा है तो वो कुछ और काम भी कर सकता है, ब्राह्मण का बेटा है तो वो कुछ और काम भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो केवल ज्ञान ही दे या वो केवल पढ़ाए ही, या फिर वैश्य है तो वो पढ़ा भी सकता है। जरूरी नहीं है कि वो केवल वही खेती का काम करे या फिर लोगों के खेतों को काम करे। या शूद्र है तो जरूरी नहीं कि वो केवल साफ सफाई का काम करे, वो भी पढ़ा सकता है, वो भी युद्ध पे जा सकता है, वो भी देश की सेवा कर सकता है। तो आज का आधुनिक समाज जो है वो इस हिसाब से है। तो ये था आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो हमने देखा क्या होता है आपका श्रम विभाजन, तो विशेष रूप से कार्यों को अलग अलग बांट देना, श्रम को विभाजित कर देना, श्रम विभाजन। और जाति प्रथा की शुरुआत वर्ण व्यवस्था से होती है। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जो है आप देखते हैं जाति प्रथा में कन्वर्ट हो जाती है और इसको श्रम विभाजन से जोड़ दिया जाता है। आधुनिक समय में जाति व्यवस्था है लेकिन हम अपने काम करने के लिए बाध्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति उस काम करने के लिए बाध्य नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अपना लेसन श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जब भी आप कोई भी लेसन पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी किताब से पूछे जाते हैं। तो जब भी कोई लेसन पढ़ते हैं तो जो भी आपका लेखक है या कवि है उसके जीवन परिचय को तैयार कर लेंगे। क्या करेंगे, जीवन परिचय को तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो जीवन परिचय से पूछे जाते हैं तो जो भी मेन पॉइंट होता है, मुख्य फैक्ट होता है जीवन परिचय का, उसको तैयार कर लेंगे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ये पूछता है आपके लेसन से। लेसन में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जब हम लेसन को पढ़ते हैं उसको साथ ही साथ पढ़ते चलिए, हाईलाइट करते चलिए, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैक्सिमम वहीं से देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अंबेडकर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद जो इनका लेसन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनका जो भाषण है उसको देखेंगे। ठीक है, तो जन्म परिचय, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, क्या बताएंगे, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। फिर पूछता है अंबेडकर जी का जन्म स्थान क्या है या जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। महू मध्य प्रदेश में। किस परिवार में हुआ था, तो आपको पता है दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, अगला है आपके पास शिक्षा। शिक्षा देखें तो इनकी प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़दा नरेश के प्रोत्साहन पर ये उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं, न्यूयॉर्क अमेरिका चले जाते हैं। और फिर वहां से ये कहाँ जाते हैं, लंदन इंग्लैंड चले जाते हैं। बाबा साहेब संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं इन्होंने प्रस्तुत की। मृत्यु इनकी कब होती है, 6 दिसंबर 1856 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हम देखें अंबेडकर जी की प्राथमिक शिक्षा के बाद ये पूछता है कि ये किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क अमेरिका जाते हैं, तो बड़दा नरेश के प्रोत्साहन पर। या उच्चतर शिक्षा के लिए अंबेडकर जी कहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्क अमेरिका जाते हैं, उसके बाद लंदन इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य।
ठीक है, वाङ्मय का अर्थ क्या होता है? साहित्य। ठीक है, तो जितना भी वैदिक साहित्य है, इसको जो पौराणिक और धार्मिक है, इसका पूरा इन्होंने क्या किया है? वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए इसको पढ़ा है। संस्कृत का धार्मिक और पौराणिक ज्ञान लिया है इन्होंने, ठीक है, वैदिक अनुवाद के जरिए। मृत्यु कब हो जाती है? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है। ये इनका जीवन परिचय हो गया। साहित्यिक परिचय, साहित्यिक रचनाएं इनकी क्या क्या है? तो इनकी कृतियां आपको याद रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे यहाँ से पूछे जाते हैं। कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, द कास्ट इन इंडिया, their mechanism, और genesis and development, the untouchable, who are the Sudras, Buddhism and communism, Buddha and his Dhamma, thoughts on legalistic status, the rise and fall of the Hindu women, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट आदि। ये सारी इनकी मुख्य रचनाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हु आर शूद्रास, ठीक है, और द राइज एंड फॉल ऑफ द विमेन और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कास्ट इन इंडिया, ठीक है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव। ये भी बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, ठीक है। और हम देखते हैं कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, हिंदी में उनका जो संपूर्ण साहित्य है वो किस नाम से प्रकाशित होता है? बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित होता है। किसने प्रकाशित किया है? किसके द्वारा? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, या वहां से प्रकाशित होता है। अब हम देखते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं। ठीक, तो बाबा साहब सभी मायनों में इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। कुछ समय उन्होंने स्वदेश में वकालत भी की। अंबेडकर जी ने समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था। इन्होंने किस किस को सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? स्त्रियों को, जो दलित समाज था, मतलब अछूतों को, और मजदूरों को, इनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये तीनों उनके चिंतन और रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके, अंबेडकर जी के प्रेरणा स्रोत कौन कौन से रहे हैं? बुद्ध रहे हैं, कबीर रहे हैं और ज्योतिबा फूले रहे हैं, ज्योतिबा फूले, ठीक है। भारत के संविधान निर्माण में इनकी महान भूमिका थी। यहाँ से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि संविधान निर्माण में किसकी महान भूमिका थी? संविधान निर्माता कहे जाते हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अंबेडकर को हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता। सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछता है। अब हम पढ़ते हैं लेसन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपको पता चल गया क्या है। तो लेखक क्या कह रहा है कि विडंबना की बात है कि इस युग में क्या है? जातिवाद के पोषक की कोई कमी नहीं है। मतलब आज भी हमें जातिवाद के पोषक मिल जाते हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं और जातिवाद को जो मानने वाले लोग हैं वो कई आधारों पर, कई तर्कों को दे देकर क्या करते हैं? इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक समाज क्या है? कार्य कुशलता के लिए, मतलब कार्य में कुशल होने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जब आप किसी एक कार्य को करेंगे तो आप उसको ज्यादा अच्छे से करेंगे। जब किसी आप एक कार्य को सीखे होंगे तो आप उसको ज्यादा अच्छे से करेंगे। आपके पास 6 सब्जेक्ट है, लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, किसी एक 5 छुड़वा दिया जाए आपसे, कोई एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो उसको आप पढ़े तो दिन भर समय मिलेगा आपको केवल उसी सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो जाहिर है कि आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, एकदम प्रवीण हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। वही बात यहाँ भी है कि अगर हम श्रम विभाजन में किसी व्यक्ति को केवल एक काम दे दें उसको करने के लिए, तो वह उस काम में ज्यादा कुशल हो जाएगा और जो ज्यादा कुशल होता है वही उस काम को आज के समय में हम देखें तो करता है। पहले क्या था? बाध्यता थी।
ठीक है। चलिए, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। लेखक क्या कह रहे हैं अम्बेडकर जी कि पहला जो संबंध है इससे, श्रम विभाजन से जाति प्रथा का, यही आपत्तिजनक है कि जो जाति प्रथा है ना, जाति प्रथा है, इसने श्रम विभाजन के साथ आते आते इसने क्या किया, श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। श्रमिक विभाजन का रूप कैसे ले लिया है? क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों के कार्य के हिसाब से जो कार्य करता है आप उसको उतनी ही इज्जत देते हैं। डीएम है आप उसको अलग इज्जत देंगे, या फिर जो सफाई का काम कर रहा है आप जाहिर है उसको अलग इज्जत देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी वो कार्य कर रहा है उसके श्रम के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके पद के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से हम उसे इज्जत देते हैं। वही लेखक कह रहे हैं कि ये क्या हो गया है, श्रमिक का विभाजन हो गया है, लोगों का विभाजन हो गया है। उनका मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी किसान है तो उसकी अलग इज्जत है, या फिर जो पढ़ाने वाला उसकी अलग इज्जत है, शिक्षक की अलग इज्जत है, योद्धा की अलग इज्जत है, या बढ़ई है, सुनार है। जो लोग छोटे काम करते हैं उसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, या फिर छोटे छुआछूत के हिसाब से देखते हैं, छोटी दृष्टि से देखते हैं, और जो उच्च काम कर रहे हैं उनको हम ऊंचा समझते हैं। ठीक है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। लेखक क्या कह रहे हैं कि श्रम विभाजन जो है वो निश्चय ही क्या है, समाज की आवश्यकता है। श्रम को विभाजित करना यह समाज की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में हम देखें तो जो श्रम विभाजन की व्यवस्था है वो श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक रूप से विभाजन नहीं करती है। श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में विभाजन वो नहीं करती है। जो भारत की जाति प्रथा है उसकी एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ठीक है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। कह रहे हैं अगर हम भारत की जाति प्रथा देखें तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है कि ये ना ही केवल श्रमिकों को विभाजित करती है, श्रमिकों को केवल विभाजित ही नहीं करती बल्कि उनमें ऊंच नीच का भाव भी पैदा कर देती है। आपस में सामने वाले के मन में क्या करती है, ऊंच नीच का भाव पैदा करती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कह रहे हैं अगर जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन मान ले तो ये स्वाभाविक अपने आप हुआ विभाजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह मनुष्य का रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो यह अपने आप हुआ विभाजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित विभाजन नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कह रहे हैं कि कुशल व्यक्ति या फिर सक्षम व्यक्ति जो कि समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह क्या है, अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा किसी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कह रहे हैं कि इसके विपरीत, इस सिद्धांत के विपरीत जो जाति प्रथा का सबसे दूषित सिद्धांत है वो क्या है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसे निजी क्षमता का विचार नहीं किया जाता। मनुष्य को ना प्रशिक्षित किया जाता है और ना ही उसकी क्षमता क्या है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, ना ही उसकी क्षमता को आंका जाता है, ना ही उस व्यक्ति की
हर व्यक्ति के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है, उसकी एक अलग कार्य होता है, उसकी एक अलग पसंद होती है, उसकी एक अलग विशेषता होती है। इन सब चीजों को नहीं देखा जाता है, उसकी निजी क्षमता को नहीं पहचाना जाता, उस पर विचार नहीं किया जाता है। जैसे ही वह माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, जैसे ही वह बच्चा गर्भधारण में आता है तो माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार उसी समय मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे सुनार का बेटा है तो जैसे ही वो गर्भधारण में आएगा, गर्भ में आएगा, तो पता चल जाएगा कि अब आगे क्या बनेगा, ये सुनार ही बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बन सकता है। बढ़ई का बेटा है तो गर्भ में आते ही वो केवल बढ़ई ही बन सकता है। किसान का बेटा जो खेती कर रहा है वो केवल वही करेगा। तो जो उस समय जो भी पेशा थे, उन्हीं पेशों में जो उनके पिता पेशा कर रहे थे वो बच्चा उस पेशा को करने के लिए बाध्य होता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। वो क्या करती है, मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या फिर अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। कहने की जाति प्रथा की एक दोषपूर्ण पूर्व यह है, एक दोष उसका यह है कि ये पूर्व निर्धारण ही नहीं करती कि यह बनेगा। ऐसा नहीं कि जब वो गर्भ में आता है तो हम उसका निर्धारण करते हैं कि यह बढ़ई बनेगा, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये वही काम ये भी करेगा। केवल कहा नहीं जाता बल्कि जीवन भर के लिए। ऐसा नहीं कि वो बड़ा हो गया, उसका मन किया कि वो कुछ और करे तो वो कुछ और कर ले, बिल्कुल वो कुछ और नहीं कर सकता। वो जन्म जीवन भर के लिए अपने उसी पेशे में बंध गया है। जब से वो काम करेगा अपनी मृत्यु तक वो उसी काम करने का अधिकारी है, या कह सकते हैं उसी काम करने के लिए बाध्य है। चाहे वो खाए बिना मर जाए, चाहे वो भूखों मर जाए, उसे वही काम करना होगा, उसे कोई दूसरा काम नहीं करना है। ठीक है, भले ही जाति अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। कोई भी जातियां हैं, समय के हिसाब से हमने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाने, मतलब मिट्टी के बर्तन का प्रयोग बंद किया। पहले के समय में आप देखते थे कि धन रखने के लिए, मतलब अन्न रखने के लिए भी बड़े बड़े पात्र जो थे मिट्टी के बनाए जाते थे, या फिर भोजन पकाने के लिए भी मिट्टी के बर्तन। आज आप नहीं देखते हैं मिट्टी के बर्तन, अधिकतर एक शौक या एक प्रचलन थोड़ा सा है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना चाहिए, लेकिन आपको देखने के लिए जनरली मिलता नहीं है। ठीक है, या अब एकदम हाई सोसाइटी में आपको 2-4 बर्तन लोगों के घरों में दिख जाएंगे, नहीं तो नहीं दिखते हैं। नॉर्मल घरों में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग अब भोजन बनाने के लिए तो नहीं होता है, ना खाने के लिए होता है। आप लोग स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो और जो अब तो लोग अन्न रखने के लिए भी दूसरी चीजों का, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग तो नहीं करते हैं, वो भी स्टील का या वो भी चद्दर का बना होता है। ठीक है, और इन्हीं जो अब क्या हो गया, वो पेशा क्या हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का पेशा अब क्या हो गया, अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि उसके स्थान पर उसी स्टील के बर्तन मिल गए। तो जो स्टील का काम कर रहा था उसके लिए सही हो गया। ठीक है, तो भले ही समय के हिसाब से वो पेशा अनुपयुक्त हो जाए या उससे हमारा जीवन ना चल रहे हो, अर्थ पैसा कमा रहा हो, अपर्याप्त हो, हम भूखों मर जाए, लेकिन वही काम करना है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। कह रहे हैं आधुनिक समय में यह दिक्कत आ सकती है कि वह व्यक्ति, उसका जो पेशा है वो अनुपयुक्त हो जाएगा या अपर्याप्त हो जाएगा, उसे भूखों मरना पड़े। आधुनिक समय में यह स्थिति प्रायः आती है। कैसे आती है, क्योंकि जो उद्योग धंधों की प्रक्रिया है या फिर उसकी तकनीक है उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कभी अकस्मात भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस वजह से मनुष्य को क्या होगा, अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अंबेडकर जी कहते हैं अगर इन प्रतिकूल परिस्थितियों में कि वो पेशा मेरे लिए अनुपयुक्त हो गया है, मेरे लिए अपर्याप्त है, उससे मेरा घर नहीं चल रहा है, तो अगर इन परिस्थितियों में भी मैं अपना पेशा ना बदलूं तो मेरे अलावा क्या होगा, भूखों मरने के अलावा और कोई दूसरा चारा ना होगा। अरे भाई, जब पैसा ही नहीं आएगा तो हम अन्न कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है, हमें चीजें कहाँ से मिलेंगी, तो भूखों ही मरना पड़ेगा। तो वो मंजूर है, लेकिन पेशा बदलना
नहीं है। पेशा मतलब ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति है वो बदलना नहीं चाहता, समाज उसे बदलने नहीं देता। ठीक है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। कह रहे हैं जो हिंदू धर्म था उस समय, आज की बात नहीं है, हिंदू धर्म जो है वह किसी भी जाति प्रथा को, किसी भी व्यक्ति को जाति प्रथा के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को वह पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा ना हो। मतलब वो अपने पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे में नहीं जा सकता है, भले ही वह दूसरे पेशे में पारंगत हो। ऐसा तो नहीं है कि जन्म से उसका सुनार का बेटा है तो जन्म से ही उसका मन करेगा कि मैं स्वर्णकार का काम करूं। हो सकता है उसका मन किसी और चीज में लगता हो। आप देखते हैं सबके शौक अलग अलग होते हैं या फिर सबकी हॉबीज अलग अलग होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका काम उसी में लगेगा। हो सकता है वो किसी और चीज में पारंगत हो, कुछ और उसे अच्छा लगता हो, लेकिन फिर भी वो उस काम को नहीं कर सकता। हो सकता है उसमें उसकी आमदनी ज्यादा हो, लेकिन फिर भी वो उस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है, ये हिंदू धर्म उसकी इजाजत नहीं देता है। वह व्यक्ति उसी पेशे को कर सकता है जो पेशा उसका पिता करता है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पेशे को ना बदलने का एक कारण क्या हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगी मुख्य रूप से। ठीक है, तो देखते हैं कि पेशा में परिवर्तन, पेशे में परिवर्तन की अनुमति ना देकर क्या होता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा क्या बन गई है, भारत के लिए बेरोजगारी का कारण बन गई है। अरे भाई, जब कोई भी पेशा है, मान लीजिए कि वही मिट्टी के बर्तन जो बना रहा है उसका पेशा खत्म हो गया, तो वो तो बेरोजगारी का शिकार हो गया ना। अब मिट्टी बनाने का काम, अगर उसे स्वच्छंदता होती कि वो किसी भी पेशे को चुन ले, तो किसी भी पेशे का चुनाव करके वहां पर अपना रोजी रोटी चलाता, अपना काम करता, लेकिन उसे वो पेशा चुनने की अनुमति नहीं है। अब वो बेरोजगारी का शिकार हो गया, वो भूखमरी का शिकार होगा। ठीक है, तो इस यही बेरोजगारी को बढ़ा रहा है, एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है बेरोजगारी का। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी समाज गंभीर, जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो जाति प्रथा क्या है, गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि जाति प्रथा के हिसाब से मनुष्य अपने श्रम को विभाजित कर ले, मतलब कि अपने हिसाब से वो अपना श्रम चुन ले, अपना कार्य चुन ले, ये उसकी मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। जाति प्रथा के अंदर श्रम विभाजन में मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान और महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। क्या क्या कह रहे हैं लेखक कि इस आधार पर हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आज का उद्योग है, गरीबी और उसमें गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न का शिकार होना इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करते हैं। ठीक है, अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ठीक, तो लेखक क्या कह रहे हैं कि गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या ये है कि हम किसी कार्य को अरुचि से करते हैं, मतलब व्यवस्थावश करते हैं, या हम किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हैं। गरीबी तो फिर भी वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी वो गरीब रह जा रहा है, लेकिन हम चाहकर भी दूसरा पेशा नहीं अपना सकते। हम बिना मन से किसी कार्य को कर रहे हैं तो जाहिर है कि गरीबी के ही शिकार होंगे। हम अपने काम में दक्ष नहीं है, काम में कुशल नहीं है, प्रवीण नहीं है, तो काम कर नहीं पाएंगे, और जब कर नहीं पाएंगे, जब कार्य सही से नहीं होगा, तो गरीबी और बेरोजगारी के ही शिकार होंगे हम लोग। ठीक है, स्वभावता, ऐसी स्थिति स्वभावता मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है।
ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो ना ही दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। कह रहे जो अरुचि वाले काम हैं, अगर आपको किसी काम में करने में मन ही नहीं लग रहा है, अरुचि है, आपकी उसमें कोई रुचि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का दिल ना लगता हो और ना ही दिमाग लगता हो, तो कोई भी कुशलता वो व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, मतलब नहीं प्राप्त कर सकता। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कह रहे गए अतः निर्विवाद रूप से बिना किसी विवाद के यह सिद्ध हो जाता है कि अगर आर्थिक पहलू की तरफ भी हम देखें तो आर्थिक पहलू की दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक हो जाएगी। आर्थिक पहलू की दृष्टि से जाति प्रथा कैसे हानिकारक हो जाएगी? क्योंकि हम किसी भी काम को बिना मन से कर रहे हैं। अगर हम किसी काम को बिना मन से कर रहे हैं तो हम उस काम को कर नहीं पाएंगे, बेरोजगारी और गरीबी का शिकार हो जाएंगे। उस काम में हम कुशल नहीं है तो उस काम को हम बढ़ा नहीं पाएंगे, तो हमारा आर्थिक विकास कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि यह जो है मतलब जाति प्रथा जो है वो मनुष्य को क्या करती है? स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, अम्बेडकर जी क्या कहते हैं कि मेरे मुख से जाति प्रथा की आलोचना सुनने के बाद आप सभी लोग ये विचार कर रहे होंगे कि अगर मैं जाति प्रथा का विरोधी हूँ या मैं जाति प्रथा जैसे जकड़ा हुआ समाज नहीं चाहता हूँ, उसके विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, क्षमता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। इनका जो अम्बेडकर जी का वर्तमान समाज होगा या फिर जो आदर्श समाज होगा वो किस पर होगा? वो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी भी आदर्श समाज में क्या होनी चाहिए? इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसे समाज के बहुविध हितों में क्या करना चाहिए? सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। सामाजिक जीवन में क्या होना चाहिए? आबाद संपर्क के हमारे पास अनेक साधन और अनेक अवसर दोनों ही उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, कह रहे हैं कि जैसे दूध पानी का मिश्रण होता है उसी की तरह भाई का या भाईचारे का वास्तविक रूप हमें दिखाई देता है। ठीक है, और इसी भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। मतलब कि जो लोकतंत्र की स्थापना है अम्बेडकर जी के द्वारा, उसके माध्यम से हम एकदम भाई जैसे दो भाई साथ में रहते हैं आपस में, उसी तरह से समाज का हर व्यक्ति रहे। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। कह रहे हैं क्योंकि जो लोकतंत्र है वो क्या है? केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः है सामाजिक जीवनचर्या की, लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का
भाव हो। ठीक है, तो इसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि आवश्यक है कि हमें अपने साथियों के प्रति क्या हो, श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। जो लोकतंत्र है वो केवल शासन की पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मुख्यतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के जो सम्मिलित अनुभव हैं उनको आदान प्रदान करने का नाम होता है लोकतंत्र। इसमें यह आवश्यक है कि हम अपने साथियों के प्रति क्या करें, श्रद्धा व सम्मान का भाव रखें। साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखें। ये आपका बहुत ही छोटा सा लेसन था जाति प्रथा और श्रम विभाजन का। अब इसमें आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आने चाहिए, सभी यहीं से सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द अनटचेबल्स किसकी रचना है। ऑप्शन ए दिया है आपके पास महात्मा गांधी, बी यतीन्द्र मिश्र की, सी भीमराव अंबेडकर की और डी है रामविलास शर्मा की। द अनटचेबल्स किसकी रचना है, किसकी रचना है, तो हमने जब भी रचना पढ़ी है तो देखा है किसकी है, भीमराव अंबेडकर की है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी अमरकांत को, डी है आपके पास रामविलास शर्मा को। क्या कहा जा रहा है कि किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है या बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएंगे बी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब जो हैं वो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। ऑप्शन ए है काशी, बी है पटियाला, सी बड़ौदा नरेश और डी है आपके पास दरभंगा नरेश। ठीक है, तो ये भी हमने जब भी जीवन परिचय देखा तब ये क्वेश्चन देखा था, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब को उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क भेजा गया। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ भेजा गया, तो न्यूयॉर्क अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है बेरोजगारी, बी है गरीबी, सी है उद्योग धंधों की कमी और डी है आपके पास अमीरी। तो भारत में जाति व्यवस्था का मुख्य कारण क्या है, भारत में जाति व्यवस्था का मुख्य कारण क्या है। इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बेरोजगारी। क्या सही हो जाएगा, बेरोजगारी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है दहेज प्रथा, सी है आपके पास जाति प्रथा और सी है आपके पास बाल विवाह प्रथा और डी है आपके पास क्या, जाति प्रथा। इसमें आपको सही आंसर बताना है, क्या सही होगा, क्या सही इसका आंसर होगा आपको बताना है। जाति प्रथा का भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। किस प्रथा को ये कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी खतरनाक है। ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, डी जाति प्रथा को ये आर्थिक पहलू से भी खतरनाक मानते हैं। चलिए जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिखे हुए हैं, किसका रूप लिखे हुए हैं, जिसका रूप लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए दिया स्वतंत्रता का, बी है भ्रातृत्व का, सी है धार्मिक विभाजन का और डी है इनमें से कोई भी नहीं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने अभी पॉइंट पढ़ा था कि जाति प्रथा जो है वो क्या है, श्रम विभाजन के साथ साथ क्या किए हुए, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ठीक है, श्रम विभाजन के साथ साथ क्या किया है, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है।
चलिए अब है आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो किसके साथ, श्रमिक विभाजन के साथ। ठीक है, श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए, श्रमिक विभाजन का। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी है जातिवाद के पोषक नगण्य थे, सी है आर्थिक नगण्य से जातिवाद उचित नहीं है, डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या हो जाएगी, ए बी सी या फिर डी, बताइए। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहली ही लाइन आपके पास है कि लेखक क्या कह रहा है कि विडंबना की बात है कि जातिवाद में क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। बताइए भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ऑप्शन ए है द कस्टम इन इंडिया, ऑप्शन बी है द अनटचेबल्स हु आर दे, सी है हु आर सुतराज और डी है इनमें से सभी। बताइए क्या सही हो जाएगा। इन रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, कौन सी रचना है जो कि डॉक्टर अंबेडकर की है। द कस्टम इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर सुतराज, इनमें से कोई भी नहीं या इनमें से सभी। ठीक है, तो कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, ए बी सी डी। तो ये तीनों ही रचनाएं किसकी है, डॉक्टर अंबेडकर की है। हु आर सुतराज, द अनटचेबल्स, हु आर दे, द कास्ट इन इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए है कार्य कुशलता के लिए, बी है भाईचारे के लिए, सी है रूढ़िवादिता के लिए, डी है इनमें से कोई भी नहीं। बताइए तो सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, इसमें क्या सही हो जाएगा। सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कोई भी सभ्य समाज हो वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, ए बी सी या फिर डी, क्या सही हो जाएगा। बताइए ए बी सी डी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, भाईचारे के लिए, कार्यकुशलता के लिए या फिर रूढ़िवादिता के लिए। तो वो किस लिए मानता है, ऑप्शन ए कार्य में कुशल होने के लिए। ठीक है, कार्य कुशलता के लिए मांगता है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, ए बी सी या फिर डी, क्या सही हो जाएगा इसमें। ये बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन ए दिया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी दिया है द जर्नलिज्म एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी दिया है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ऑप्शन डी दिया है आपके पास हु आर शूद्राज। ए बी सी या फिर डी।
तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है आपके पास श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ क्या है? ऑप्शन ए कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर साक्षात्कार है। ए, बी, सी या फिर डी, क्या सही हो जाएगा इसमें? तो ये भाषण के लिए इन्होंने लिखा था, लेकिन ये भाषण दे नहीं पाते हैं, फिर ये इनकी पुस्तक में प्रकाशित होती है किसमें? निबंध के रूप में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? किसने हिंदी में रूपांतर किया? ऑप्शन ए है ललई सिंह यादव ने, बी दिया है किशोरी लाल ने, सी है मोहन वाजपेयी ने और डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। अंबेडकर का जो ये भाषण है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये इसका किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, ललई सिंह यादव ने किया, इसको याद रखिएगा। अगला है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, बी है आपके पास प्रमुख, सी है ए और बी दोनों, डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण बनी हुई है? सीधे सीधे आपने लेसन अगर पढ़ा है तुरंत लाइन से लिया गया है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों ही कारण बनी हुई है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? इनकी मृत्यु कब होती है और कहाँ होती है? 1956 दिल्ली में, बी 1957 मध्य प्रदेश में, सी 1958 वाराणसी में, डी 1959 बिहार में होती है। कब हुई और कहाँ हुई? तो आपको अगर कहाँ भी याद होगा तभी आप इसका आंसर टिक कर ले जाएंगे। अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था जीवन परिचय के समय। क्या हो जाएगा? 1956 में हुई। कहाँ मृत्यु हुई? तो दिल्ली में मृत्यु हुई। अगला आपसे अंबेडकर जी का जन्म पूछ रहा है कि अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988 ईस्वी को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1989 ईस्वी को, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890 ईस्वी को, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। बताइए अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है आपके पास गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है डुमराव बिहार में, ऑप्शन डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल में। अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल कहाँ? 1891 ईस्वी में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। मृत्यु 1956 में हो जाती है उनकी मृत्यु। ठीक है, 1956 में दिल्ली में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में दिए गए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार आपसे पूछा गया है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक जो है वो अपने लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किस विडंबना की? जातिवाद के बारे में बात करते हैं। आधुनिक युग में जातिवाद के पोषक होने की विडंबना की बात करते हैं कि आधुनिक समाज में अभी भी बहुत सारे लोग या मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि जातिवाद के पोषक है, मतलब जो जातिवाद की विचारधारा को पूरी तरह से मानते हैं। इसी विडंबना की लेखक बात करते हैं। और आगे कह रहा है कि विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग कार्य कुशलता के रूप में श्रम विभाजन की आवश्यकता दिखाते हैं। जो लोग जातिवाद के पोषक हैं वो क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, कार्य में कुशल होने के लिए जरूरी है श्रम विभाजन, और श्रम विभाजन के साथ आ जाता है आपकी जाति प्रथा। और जाति प्रथा को श्रम विभाजन बताते हुए इसी का समर्थन करते हैं कि जो जाति प्रथा है ये मुख्य रूप से जाति प्रथा नहीं बल्कि क्या है, ये श्रम विभाजन है। और
कार्य में जो व्यक्ति कुशल होगा, मतलब कि कोई भी वस्तु बनेगी जब सर्जक, वस्तु का निर्माण करने वाला जो सृजक है वो जब कुशल होगा या अपने कार्य में दक्ष होगा, तभी वो वस्तु का निर्माण कर पाएगा, तभी वो वस्तु अपने न्यूनतम में या अपने नवीनतम रूप में आ सकती है, एक नई वस्तु बनके एक नई वस्तु का निर्माण हो सकता है। तो कार्य में कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और वही जाति प्रथा को क्या कहते हैं कि ये श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ठीक है, जाति प्रथा वाले से इसका समर्थन कर देते हैं। तो यही सबसे बड़ी विडंबना, और विडंबना का स्वरूप यही है। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जातिवाद के पोषक हैं वो जाति के पक्ष में या जाति प्रथा के पक्ष में अपना तर्क क्या देते हैं। तो हमने लेसन में पढ़ा कि अपना तर्क क्या देते हैं, कार्य कुशलता की सभ्य समाज में क्या है, कार्य कुशल होना चाहिए, कार्य में कुशल होने चाहिए व्यक्ति और कार्य में प्रवीण होने चाहिए। वहीं से श्रम विभाजन की शुरुआत होती है। कार्य में कोई दक्ष तभी होगा जब वो किसी एक कार्य को करेगा। अगर आपके पास बहुत सारे कार्य आपको करने पड़ जाएं, तो अलग अलग कार्य करने पड़ जाए, तो आप एक कार्य में दक्ष नहीं हो सकते, कुशल नहीं हो सकते। इसलिए व्यक्ति को एक कार्य करना है। अब जब एक व्यक्ति किसी एक कार्य को करेगा तो दूसरे काम के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और वहीं से हमारा श्रम विभाजित होने लगेगा। और जैसे जैसे श्रम विभाजित होता गया, श्रम विभाजन के साथ श्रमिक का भी विभाजन हो गया, जाति प्रथा की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो जातिवाद के जो पोषक है वो उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। किसमें? जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। तो जातिवाद के पोषक हैं, ये इस तरह से अपनी बात को तर्क देकर सिद्ध करते हैं कि जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। ये क्या है? एक तरह से हमें कार्य कुशल होने के लिए ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो तर्क तो हमने देख लिया कि जातिवाद के पक्ष में वो तर्क दिए गए, अब उस पर लेखक की आपत्तियां क्या हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो जातिवाद के तर्कों के विरुद्ध लेखक की आपत्तियां हैं कि श्रम विभाजन की व्यवस्था केवल श्रम को विभाजित नहीं करती, बल्कि वह श्रमिकों को भी विभाजित कर देती है। श्रमिकों को क्या करती है? विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि जाति प्रथा अस्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो श्रम विभाजन नहीं करता है। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि तथा उसकी क्षमता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जन्म के पूर्व ही लोगों का पेशा निर्धारण कर जीवन भर के लिए उन्हें एक ही पेशे में बांध देती है। तो इस तरह से करके ये जो जातिवाद के पक्ष पे जो तर्क दिया गया है, उसको या उस पर लेखक अपनी आपत्तियां व्यक्त करते हैं। 2 आपत्तियां, 2 बुराई दिखाते हैं उसमें, 2 कमियां। कौन सी? कि यह केवल श्रम का विभाजन नहीं करती, बल्कि यह श्रमिकों का विभाजन करती है। और केवल श्रमिकों का विभाजन नहीं करती, बल्कि उनमें ऊंच नीच में बांट देती है। उन श्रमिकों को लोगों में ईर्ष्या द्वेष का भाव उत्पन्न कर देती है, ऊंच नीच का भाव उत्पन्न कर देती है। लोग अपने कार्य के हिसाब से ऊंच और नीचे समझे जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बुराई क्या है कि जैसे ही व्यक्ति पैदा नहीं होता, कि जब वो गर्भ में आता है, उसी समय उसके जन्म से पूर्व ही उसके वो जीवन भर कौन सा कार्य करेगा इसका हम निर्धारण कर लेते हैं। ना ही उसकी कुशलता की जांच करते हैं और ना ही उससे पूछा ही जाता है। जैसे ही वो गर्भ में आता है, उसका पेशा क्या होगा इसका निर्धारण कर दिया जाता है, क्योंकि जो उसके पिता का पेशा है, अपने आप उस व्यक्ति का वही पेशा हो जाएगा। चाहे वो भूखों ही मर जाए उस पेशे में, वो पेशा चाहे उसके लिए अपर्याप्त हो या फिर वो उसमें कुशल ना हो, किसी दूसरे पेशे में कुशल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति को वही पेशा दिया जाएगा, वही पेशा करने के लिए बाध्य है। ये हिंदू धर्म की या फिर कह सकते हैं जाति प्रथा के द्वारा ही निर्धारित किया गया है, हिंदू धर्म की विशेषता रही। ठीक, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप
क्यों नहीं कही जा सकती। ठीक है, अथवा आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, चारों ही प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, कि जो जाति है वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो जो जाति व्यवस्था है वो भारतीय समाज में अपने जाल में उसने जकड़ लिया है भारतीय समाज को। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह व्यवस्था लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है। यह व्यवस्था जो है वो लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है। स्वाभाविक पेशा लोग नहीं तय करते, वह उस पेशे को करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए वे बाध्य होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति की निचली सब संतानें उस जाति और उस पेशे से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की जो आने वाली सारी संतानें हैं वो क्या है, उसी पेशे से, उसी कार्य से बढ़ जाती हैं, चाहे वे संतानें उस पेशे में सक्षम हो या फिर नहीं हो। यह व्यवस्था विचित्र जातियों के बीच ऊंच नीच का भाव भी पैदा करती है। और हम अगर विपरीत स्थिति परिस्थिति में भी यह व्यक्ति अपना व्यवसाय बदलकर कोई भी दूसरा व्यवसाय नहीं अपना सकता है। अतः हम देखें कि जाति व्यवस्था जो है वो श्रम विभाजन का स्वरूप या श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? किसमें? क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने कार्य करने के लिए स्वच्छंद नहीं होता है, वह बाध्य होता है। जब व्यक्ति गर्भ में आता है या एक व्यक्ति है, उसकी जो सारी संतानें हैं वो उस व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति काम कर रहा है वही काम करने के लिए बाध्य होती हैं, चाहे वे उस पेशे में सक्षम हो या ना हो, चाहे वो पेशा उनके लिए अपर्याप्त ही ना क्यों हो गया हो, या फिर आधुनिक समय के हिसाब से चाहे वो पेशा अब वो प्रचलन में ही ना रहा हो, तो भी चाहे वो व्यक्ति भूखों मर जाए उस व्यवसाय में, लेकिन फिर भी वह वही पेशा करने के लिए, वही कार्य करने के लिए बाध्य होता है, वो किसी दूसरे पेशे को नहीं अपना सकता है। ठीक है, तो ये था आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा का विस्तृत रूप। हमने देखा कि श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा क्या है, उस पर अम्बेडकर जी के क्या विचार रहे और उनसे संबंधित जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया। इस क्वेश्चन को आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप जीवन परिचय से आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे और लेसन से भी पूछे गए थे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लेसन से ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हम फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ। आपका जो सेकेंड लेसन है, अगली क्लास में हम लोग सेकेंड लेसन देखेंगे।